जी, तो मैं ये बता रहा था, ये देखिए आंसर इसका प्रॉब्लम नंबर 174 था। तो ये देखें कि उसका जो है वो आंसर ये निकाला है 3/174 का, ठीक है ना? ये देखिए आंसर 41.8 सेकंड्स, ठीक हो गया ना? ये आंसर आपने निकाला हुआ है, ओके। तो बाकी इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, बहुत आसान था। आगे चलते जाएँ, हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम करने हैं। ये प्रॉब्लम देखें जी, ये जेट प्रोपल्शन वाला। सर क्या कहता है, एक मिनट। सर डेल्टा पावर में क्यों है, वो तो बता दिया है डेल्टा टी जी। तो यार जी, अगला प्रॉब्लम यहाँ से पढ़ लें। वो कहता है कि जेट प्रोपेल्ड एयरप्लेन, ये देखें, वो कहता है कि विद अ मास ऑफ 10 मेगाग्राम इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली, ये देखिए इस तरफ जा रहा है हॉरिजेंटली एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 100,000 जो है 1000 किलोमीटर पर आवर अंडर द एक्शन ऑफ द इंजन थ्रस्ट टी, ये देखें टी थ्रस्ट उस पर लग रही है, ये वाली, ये क्या कहते हैं सर? जस्ट एक मिनट। अच्छा जी, अ जेट प्रोपेल्ड एयरप्लेन विद अ मास ऑफ 10 मेगाग्राम is flying horizontally at a constant speed of 1000 किलोमीटर पर आवर अंडर द एक्शन ऑफ द इंजन थ्रस्ट टी। अब ये इसको बैक थ्रस्ट जो है ना वो यहाँ से मिल रही है, और ये जो 2T जो नॉट थ्रस्ट है, ये इसके जो है वो अंदर प्रोपेलर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना? जेट प्रोपेल्ड एयरप्लेन, ठीक होगा ना? तो ये जेट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 2T नॉट। अच्छा जी, अंदर इंजन थ्रस्ट जो है वो ये टी, एंड द इक्वल एंड ऑपोजिट एयर रेजिस्टेंस आर, यहाँ से उसको रेजिस्टेंस आर भी जो है वो मिल रही है एयर की वजह से। द पायलट इग्नाइट्स 2 रॉकेट असिस्ट यूनिट्स, ईच ऑफ विच डेवलप्स अ फॉरवर्ड थ्रस्ट टी नॉट ऑफ 8 किलो न्यूटन फॉर 9 सेकेंड। वो कहता है कि जो टी नॉट है वो हर इंजन क्या करता है, वो 9 सेकेंड्स के लिए जो है वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द एयरप्लेन इन if the velocity of the airplane in its horizontal flight is 1050 किलोमीटर पर आवर at the end of 9 सेकेंड, वो कहता है कि 9 सेकेंड पर उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई है, वो 1050, स्टार्ट में कितनी थी, वो 1000 थी, और अब ये कितनी हो गई, 50 किलोमीटर उससे इंक्रीज हो चुकी है। कैलकुलेट द टाइम एवरेज इंक्रीज डेल्टा आर इन एयर रेजिस्टेंस, the mass of the rocket fuel used is negligible as compared with that of the plane। जी, जस्ट एक मिनट जी, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर जो है वो कोई क्वेश्चन है तो बता दें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अच्छा, अब जो है वो इसके हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या है कि m कितना है उसका, 10 मेगाग्राम है, और ये कितना बताया हुआ है, यानी 10,000 किलोग्राम हो गया। वेलोसिटी v1 कितनी है, 1000,
ये जो है वो कन्वर्ट हो गए, टाइम जो है वो डेल्टा टी कितना है 9 सेकंड्स है, और डेल्टा एफ कितना है वो 2t0 है, यानी 2 जो है वो हर एक की थ्रस्ट है, और हर एक कितना 8 किलो न्यूटन प्रोड्यूस कर रहा है, तो 16,000 जो है वो टोटल आ गई। ये आ गई हमारे पास, ये इम्पल्स फोर्स आ गई। V2 कितनी है वो 291, और ये है, सही हो गया। इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल का प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो है वो फार्मूला जो है वो ये लगाया है डायरेक्ट, अब आप देख ले तो ये आ गया। अच्छा इसमें ये देखें कि ये जो है वो थ्रस्ट आ गई है, जेट थ्रस्ट, साथ ये जो है वो डेल्टा आर कितनी आ गई है, ये उसके पास रेजिस्टेंस है, वो भी 9 सेकंड तक जो है वो एक्ट करेगी, ठीक हो गया। साथ ये वैल्यूज आ गई, और इसमें जो है वो ये किया, और साथ जो है वो आंसर आ गया है हमारे पास डेल्टा आर, सही है ना, वो आ जाता है 568.148, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर था 175, और ये देख लें एग्जैक्ट आंसर आ गया 568। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क जी। 1 मिनट में इस क्वेश्चन को देखें और बता दें अगर आपका कोई जो है वो क्वेश्चन है तो। जी कोई क्वेश्चन है इसमें, एनी क्वेश्चन? जी आगे आ जाएं जी। अच्छा ये प्रॉब्लम नंबर 176 देखें कि ये सिंपल डेफिनेशन क्या है, इसको देखें। उसके द वेलोसिटी ऑफ 1.2 किलोग्राम पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 1.5 t क्यूब आई प्लस कितना है 2.4 माइनस 3 टी स्क्वायर जे और प्लस 5 के, सही है ना। ये अब उसने वेलोसिटी का वेक्टर दिया हुआ है, ठीक हो गया। where v is in meter per second and t is time in second. Determine the linear momentum g of the particle, its magnitude g, and the net force r which acts on the particle when t is equal to 2 second. वो कहता है कि आपने क्या काम करना है, इसमें बतानी है नेट फोर्स आर बतानी है विच एक्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे, ठीक है। अब देखें इसको जो है वो मकसद है कैसे किया गया है, ठीक है। ये देखें द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, हमने सबसे पहले क्या काम करना है, उसकी जो है वो मैस दी हुई है, वेलोसिटी का वेक्टर दिया हुआ है, और अब हमने इसका जो है वो क्या निकालना है, इसका मोमेंटम निकालना है ना। तो वो किसके साथ, मैस और प्रोडक्ट का वेलोसिटी का निकाल लिया, साथ 1.2 के जो है वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया ना। जी अच्छा जी, तो ये चीज़ आ गई जी। एम कितना आ गया 1.2 किलोग्राम, और ये वी वेलोसिटी जो है वो आ गई, उसके बाद जो है वो 1.2 के साथ मल्टीप्लाई जो है वो कर दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो लीनियर मोमेंटम की जो है वो ये वैल्यू आ गई। अब आपने करना क्या है कि इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो निकालनी है, ठीक है ना। तो वो किसके बराबर हो जाएगी, साफ ज़ाहिर है वो एफ के बराबर होती है, वो ही आर के बराबर होगी, और डी जी बाई डी टी। तो हमने इसका क्या है वो, इसका जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया ना जी का, ये देखें फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, साफ जाहिर है 1.8 का। तो ये
डेरिवेटिव लिया तो ये किसके बराबर हो गया 5.4 टी स्क्वायर आई और प्लस जो है वो ये आ जाएगा 7.2 आई जे। ठीक है, इसमें अंदर टाइम की वैल्यू पुट की तो ये आंसर आ गया। और जी सही है, तो ये जो है वो दोनों चीज़ें जो है ना, इसके अंदर भी आप अगर जो है वो टाइम की वैल्यू पुट करें तो मोमेंटम भी आ जाएगा 1/76। देखें ये जी की वैल्यू ये आ जानी 14.04 माइनस 11.52 प्लस 6 के। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है वो आ जाएगी ना इसके अंदर, अगर आप टाइम की वैल्यू पुट करें ना, यहाँ पे मैंने वो इक्वेशन लिखी नहीं है। ठीक है ना, 1.8 और टी क्यूब जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो जी की इक्वेशन भी आ जाएगी, और जो आर की इक्वेशन है वो ये हमारे पास जो है वो आ गई है 5.4 टी स्क्वायर और माइनस 7.2। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो 21.6 आई और माइनस 14.4 जो है वो जे, ये वैल्यूज जो है वो आ गई। जल्दी बताएं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। जी जी जल्दी करें, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। हाँ जी, एनी क्वेश्चन। अच्छा, अब ये जो आगे मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ 3/177, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड दिस हैज अकर्ड मेनी टाइम्स जो है वो इन एग्जाम। तवज्जो रहे है, इसको आपने तवज्जो से समझना है। वो कहता है कि a 75 ग्राम प्रोजेक्टाइल ट्रेवलिंग एट 600 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स एंड becomes embedded in the 40 किलोग्राम ब्लॉक। ठीक है ना, तवज्जो रहे। अच्छा जी, जस्ट एक मिनट। हाँ जी, ये एक मिनट, चैट में क्वेश्चन था सर नेट फोर्स का रिपीट कर दे। देखो नेट फोर्स जो प्रीवियस प्रॉब्लम था ना, मेरी बात सुने, इज इक्वल टू द नेट फोर्स। ठीक है ना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको पता है ना, ये पहले ही मैंने बताया था कि वो असल में किसके बराबर होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। टाइम के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेते हैं मोमेंटम का तो वही नेट फोर्स होती है, यही न्यूटन सेकंड लॉ है। सही है ना, न्यूटन सेकंड लॉ जो है ना वो यही होता है ना कि मैस का प्रोडक्ट होता है और एक्सेलेरेशन का, तो वो असल में लीनियर मोमेंटम का अगर टाइम के लिहाज से ले तो फिर भी वही बात आ जाती है, जो कि साफ जरे एम स्केलर है तो साथ डी वी बाई डी टी आ जाएगा और वो एक्सेलेरेशन ही होता है। ओके जी, आगे आ जाए यार, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। हम वो कहता है कि 75 ग्राम प्रोजेक्टाइल ट्रेवलिंग एट 600 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स एंड becomes embedded in the 40 kilogram block which is initially stationary. Compute the energy loss during the impact. Express your answer as an absolute value delta E and as a percentage n of the original energy system energy। ठीक है ना, प्रॉब्लम प्रीवियस वर्जन में भी किया होगा, लेकिन आपने तवज्जो से समझना है। बात पता क्या है, वो कहता है कि 75 ग्राम का प्रोजेक्टाइल है, जैसे बुलेट कह लें। ठीक है, वो 600 मीटर पर सेकंड से जो है ना वो जा रहा है, और वो इस जो है वो ब्लॉक के साथ क्या 40 किलोग्राम जिसकी मैस है इसके साथ स्ट्राइक करता है और इम्बेड हो जाता है। इम्बेड का मतलब होता है कि उसमें पेवस्त हो जाता है। विच इज इनिशियली स्टेशनरी, इनिशियली क्या है, ये स्टेशनरी है। कंप्यूट द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। सही है ना,
अब यहाँ तक बात समझें, इसमें आपने ख्याल इस बात का रखना है कि ये प्रॉब्लम किस चीज़ का है, ये प्रॉब्लम है कंजर्वेशन का। देख लें, क्योंकि दो पार्टिकल्स आपस में इंटरएक्शन कर रहे हैं, दो पार्टिकल्स आपस में क्या है, इंटरएक्शन कर रहे हैं, तो इसमें मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाता है, बट द एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, तो इसी वजह से एनर्जी का लॉस हो जाता है। सही हो गया ना? तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है ना? तो मोमेंटम जो है वो क्या होता है, वो कंजर्व हो जाता है, लेकिन जो है वो एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व हो जाता है लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं होती। लेकिन इसको कैसे जो है वो हमने किया है 3/177 को, ये इसकी स्टेटमेंट भी दी हुई है। इस पे आ जाए, मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। क्या हो जाएगा, MP1 और VP1 यानी मैस ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिफोर इम्पैक्ट। मैथ्स के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने वैसे ही लिख दिया था। फिर क्या है, MB1 क्या है, मैथ्स ऑफ द जो है वो ब्लॉक, इनिशियल मैथ्स, यानी असल में मैथ्स तो सेम है ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये मैसेज दी हुई है पूरे सिस्टम की, आप देख लें कि उनके मोमेंटम को कंजर्व किया, दोनों का मोमेंटम जो है बिफोर इम्पैक्ट ऐड किया। ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी 0 थी ना, देखें एक को मैं जूम करता हूँ, ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इसका मतलब 40 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो गया। बुलेट की वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट थी 600। उसके बाद क्या हुआ कि वो एम्बेड उसमें हो गई, तो इसका मतलब है दोनों मैसेज कंबाइन कर दी, MP2 और MB2। असल में क्या है, ये दोनों मैसेज कंबाइन हो गई। ये साथ MP या MB लिख लें, 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। और साथ ये वेलोसिटी दोनों की कंबाइन हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ P प्लस B, या इसको P भी लिखना चाहें, जैसे मर्जी नोटेशन यूज कर लें। सही है, तो इसके अंदर जो है वो ये यूज़ किया 0.075 और प्लस 40 ये आ गया, और 45। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई हमारे पास बुलेट और उसकी अपना ब्लॉक की इकट्ठी, यानी प्रोजेक्टाइल और ब्लॉक की इकट्ठी वेलोसिटी जो है वो कंबाइन आ गई एम्बेडिंग के बाद 1.23। तो यहाँ से ये वेलोसिटी आ गई। आगे हमने क्या चीज़ लगाई, इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी मोमेंट, एनर्जी मोमेंटम प्रिंसिपल लगाया। अगर उसकी एनर्जी लॉस ना हुई होती, तवज्जो रहे, ये प्रॉब्लम जो इसमें समझने वाली बात है, अगर उसकी एनर्जी लॉस ना होती तो फिर क्या होता, T1 T2 के बराबर होता, T1 T2 के बराबर होता। लेकिन अगर जो है वो एनर्जी इंक्रीज हुई होती तो फिर क्या होता, T2 क्या है, T1 से ग्रेटर होता। लेकिन इसका मतलब क्या है कि T1 और T2 आपस में बराबर नहीं है, तो U1 to 2 जो है यहाँ पे ये एनर्जी लॉस हो जाएगा। सही है ना, U1 to 2 किसके बराबर हो जाएगा, T2 माइनस T1। और ये वही बात है कि हाफ MP2 MB2, वही सारा कुछ इसके अंदर ये जो है वो काम हमने कर लिया। सही है ना, ये देखिए T2 जो है वो फाइनल जो है वो काइनेटिक एनर्जी ने, T1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ने, वही फार्मूला उसमें लगाया है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी थी पूरे सिस्टम के पास, हाफ M, यानी उसकी सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ M। फाइनल जो है वो मैस कंबाइंड हो गई और उसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है ना, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। और उसके बाद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी अलग थी, और जो ब्लॉक जो है वो ब्लॉक की जो है वो 0 थी। ठीक है ना, तो ये जो है वो एक्चुअली क्या चीज़ हो गई है, काइनेटिक एनर्जीज उन दोनों की जो है वो मतलब सम कर लिया गया है। सही हो गया ना, ये ब्लॉक की जो है वो 0 हो गई। ओके, अब हमने डेल्टा ई जो है वो निकालना है, तो ये अब जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाता है 25 माइनस 2.65 माइनस 13,500, तो ये आ जाता है 13,474.735, ये माइनस में आ जाता है। अब आपके पास ये एनर्जी लॉस आ गया। अगर आपने मैग्नीट्यूड आप जस्ट देख लें कि लॉस कितना हुआ, तो आप दोनों तरफ मॉड ले लें, तो एनर्जी लॉस बन जाता है 13,474। तो इसने आंसर कितना निकाला है, प्रॉब्लम नंबर है 177। प्रॉब्लम नंबर 177 का इसने आंसर निकाला है ये 13,470। देख लें, अब इसमें एक बात याद रखें, हमारा आंसर कितना आया है, हमारा आंसर आया है
474। तो इसमें याद रख लें कि असल में 470 ही जो 474 एग्जैक्ट आंसर है। तो उसने बस वैसे 4 को ना इग्नोर कर दिया अप्रोक्सीमेट करने के लिए, तो 470 जो है वो उसने आंसर लिख दिया है। एक्चुअली हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है और उसका भी वही था, लेकिन उसने सिर्फ उधर कंटेक्स्ट में दिया है वो देने के लिए बता दिया है कि 470 है। सही हो गया। अब एनर्जी लॉस देखना है तो क्या हो जाएगा इनिशियल के साथ, तो डेल्टा ये आ गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 13500 थी, तो इसके साथ रेशो ली तो 99.81 बन जाता है। तो इसने आंसर कितना दिया हुआ है वो देखिए 99.8% दिया हुआ है। सही है, तो ये भी जो है वो सॉल्व हो गया। इसमें जरा कोई क्वेश्चन है तो जल्दी करें, शाबाश जल्दी। ठीक हो गया ना। ये प्रॉब्लम हमने यहाँ तक कर ली 177 तक, तो ये बेहतरीन हो गया। हम इंशाल्लाह जो है वो 178 से हम कल करेंगे। ठीक है ना। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ यू कैन आस्क। ठीक है ना जी। जी किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर, अगले हफ्ते से क्लास है कि नहीं यार? देखिए मेरी बात सुने, जो क्लास है ना ये मैं इसमें यार इतना इशू कोई नहीं। आप बेशक क्लास मैं वैसे टीचर से जो है ना वो डिस्कस कर लूँगा। सही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होती है। वो मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके भी जो है वो सेंड कर दूंगा, क्योंकि देखो हमारे जो क्रेडिट्स हैं वो तो आपको पता है पूरे होने हैं ना। नेक्स्ट वीक जो है वो किस को बनती, डेट क्या बनती, मैं एक मिनट देख लूँ। जस्ट एक मिनट। ओ भाई यार पता नहीं क्या ईद की छुट्टियां जो है वो आप ऐसे समझ रहे हैं जैसे वो जो है ना आया हुआ है ना वो नोटिफिकेशन भी। मैं कब कह रहा हूँ नहीं आया, मैं एक मिनट आपको इधर से डेट देखना बताता हूँ। ये 13 को बनता है। हाँ 13 और 14 को मेरा ख्याल है जाके जो है ना वो, हाँ जी बिल्कुल सही है। यार कोई मसला नहीं, हम 13-14 को नहीं करेंगे, नो इशू। सही है ना सर जी, यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल। ठीक है ठीक है। 13 और 14 को जो है वो अगर छुट्टियां हैं नो इशू यार। हम इंशाल्लाह इसको ईद के फौरन बाद जब हमने आना है तो उस टाइम भी हम कर सकते हैं। क्विज ही हमने करना है ना एक, हम क्विज जो है वो उसके ईद के बाद जो है वो हम कर लेंगे। ठीक है। अगर हमारे ये 13-14 को जो है मेरा ख्याल है रमज़ान भी तकरीबन ख़त्म हो रहा होगा, तो इसी डेट में जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो हम साफ ज़रा ईद के बाद जब हम आएंगे ना, तो हम ईद के आने के फ़ौरन बाद एक दो बाद हम क्विज़ करेंगे। तो ये बात आपके जहन में रहे कि हम जो है वो ईद के बाद जब आएंगे तो फौरी आपका क्विज़ होगा। ये बात जहन में रख लें, अभी बता दिया मैंने, दोबारा ग्रुप में शायद ना बता सकूं। सही है, तो ये जहन में रख लेना, आप लोगों ने तैयार रहना मेंटली। और बाद में मेरे से आप लोग पहले भी वैसे बहस तो नहीं करते, लेकिन आपने मज़ीद जो है वो इस चीज़ को और जो है वो ओबीडियंट होने हैं। तो वेरी गुड हो गया। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मैंने ये आपको जो है ना वो सेंड कर देता हूँ। ठीक है ना, लेक्चर भी और अपना जो प्रॉब्लम की जो शीट है मैंने सॉल्व किया ये भी मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।